खैर, मैं हूं इशफाक गौहर। 5 के पंच में आज जरा शुरुआत बड़ी 5 खबरों से आपके साथ करते हैं। और ये 5 खबरें हैं जो आज पूरे दिन ट्रेंड करती रही है, जहां ताइवान और चीन के बीच सिचुएशन काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है और कुछ भी वहां पर हो सकता है। इंटरनेशनल ओपिनियन मेकर्स का मानना है जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरीके की सिचुएशन उभर कर सामने आ रही है, उस सिचुएशन के बीच चाइना और ताइवान के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। और ये तैयारियां कल से हम लगातार देख रहे हैं, जहां चीन के बॉम्बर्स ने लगातार एक के बाद 13 स्लॉटीज भरी है, वहीं पर ताइवान ने भी इसके डिफेंस के लिए अपनी तैयारियां पूरी की। आपको याद होगा, चीन और ताइवान के बीच उस वक्त और ज़्यादा हालात खराब हुए जब अमेरिका के टॉप मोस्ट ऑफिशियल ने ताइवान का दौरा किया और उसके बाद ताइवान और अमेरिका के रिश्तों पर बयान आया और चीन की तरफ से अपना रिएक्शन आज पूरे दिन सुबह से देखने को मिला है। वहां पर वॉर ड्रिल्स भी चल रही है और साथ साथ और भी चीजें जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ताइवान के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस की है, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये कहा कि अब सरहद पार से किस तरीके से हथियारों को इस पार ड्रोन से भेजा जाता है। ड्रोन की मदद से हथियार इस पार आते हैं, लेकिन इस बार जो पकड़े गए उन्होंने ये खुलासा किया और वीडियो जो हथियार आज मीडिया के सामने उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि किस तरीके से सरहद पर सूरत हाल बनी हुई है, यानी एक तरफ से चाइना और दूसरी तरफ से पाकिस्तानी सरहद भी आग उगल रही है। और तीसरी बड़ी खबर में आज जो लगातार जिस पर पूरे दिन नजर रही थी वो कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की कार्रवाई है, जहां पर NIA ने आज ये दावा पेश किया कि उन्होंने 9 लोगों की गिरफ्तारी की है और 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ा मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है जो देश के अंदर बड़ी आतंकी कार्रवाइयां करने के फिराक में थे और एक दूसरे के साथ संपर्क में थे और बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। और साथ साथ आज एक और खबर जम्मू कश्मीर की भी आप देख रहे होंगे, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछले 10 दिन के दौरान दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने पहले वादे को पूरा करने का ऐलान किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ बैठक के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें वादा किया था कि उनको नुकसान पिछले 1 साल के दौरान ट्रेडर बॉडी को हुआ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास जो खाता है, जो हिसाब है, उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। और उसी मुआवजे के तौर पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बड़े फाइनेंशियल पैकेज की अनाउंसमेंट की है। और साथ साथ देश भर में आज किसान एहतजाज कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की तरफ से जो बिल लोकसभा के अंदर पास किया गया है उसको लेकर हंगामा देखने को मिला। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों के अंदर भी आज लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर दिखे, एहतजाज करते हुए देखे, अपनी मांगों को मनवाते हुए देखे। तो ये तो 5 बड़ी खबरें थी जो हमने आपके सामने रखी, लेकिन आज के 3 बड़े सवाल भी आपके सामने रखेंगे जिसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, फटाफट करके उनको हमारे सामने लाइएगा, टीवी पर लाइएगा। कि पहला सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो ये है कि चाइना जिस तरह लद्दाख के अंदर डेरा डाले हुए है, क्या चाइना जंग चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या चाइना जंग चाहता है या टाइम गेनिंग के बीच कोई और मामला भी है। और इसी तरीके से जो दूसरा बड़ा मामला है कि जिस तरीके से सिचुएशन उभर कर सामने आ रही है, विश्व भर का गुस्सा जिस तरीके से चाइना के खिलाफ है, क्या इस बीच PLA कोई बड़ा कदम उठाएगी? न सिर्फ LAC पर जो हमारे साथ है बल्कि तकरीबन 18 देशों के साथ उनके संबंध ठीक नहीं है, तो क्या कुछ होगा? और फिर कमांडर्स मीटिंग भी है और यह कमांडर्स मीटिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण है और इस कमांडर मीटिंग के अंदर क्या अमन की बात होगी, क्या फौजी विड्रॉवल होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये 3 सवाल जो हमने आपके सामने रख दिए, फटाफट से तीनों सवाल आपके सामने हैं, आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ बड़े महत्वपूर्ण पैनल है। मेरे साथ कर्नल सत्यपाल राघव साहब है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, कैप्टन अनिल गौर जी है डिफेंस एक्सपर्ट है, दोनों अपने अपने फील्ड में काफ़ी मंजे हुए हैं। पूजा श्री है,
पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में रहमत कलीम भी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले संतपाल राघव सर, आपका एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा। जो लगातार मामला बना हुआ है और मामला अगर हम एक तरफ से एलएसी का देखें, सबसे पहले इसी को डिस्कशन में लाते हैं। पिछले 3-4 महीनों के दौरान जो सिचुएशन बन रही है, जो जिस तरीके से शो ऑफ हो रहा है, वहां से भी यहाँ से भी फेस टू फेस दोनों है, क्या ये पीएलए जंग की ओर जाना चाहता है या सिर्फ टाइम गेनिंग है यहां पर, स्ट्राइक कहीं और पर? आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी हेलो जी जी राघव सर, आपकी आवाज आ रही है। कनेक्शन। चलिए कोशिश करेंगे कि सतपाल राघव साहब से दोबारा बात हो सके। अनिल गौर साहब, आपके पास यही पहला सवाल लेकर मैं आ रहा हूं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यह समझाइएगा कि क्या जो हम समझ पा रहे हैं, क्या चीन बिल्कुल वैसे ही चल रहा है या भारत को सिर्फ एक दबाव या धोखा या फिर एक प्रेशर डालने के लिए यह प्रेशर टैक्टिक्स है एलएसी पर, जो कुछ हम देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि चीन ये क्यों लद्दाख के अंदर घुसा और इस हिसाब से हमें क्यों प्रेशर कर रहा है, ना कि लद्दाख में, पर सारे पूरा बॉर्डर के ऊपर, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और अब तो इसने नेपाल को भी उकसा दिया है कि नेपाल अब देहरादून और नैनीताल जैसी जगह के ऊपर भी अपना हक जमाने लगा है और कहने लगा है कि ये नेपाल का इलाका है। और उसके साथ में पाकिस्तान को भी उधर से उठाया है उसने कि पाकिस्तान अपने तरफ से भी एक मुहिम चला दे ताकि हिंदुस्तान का अटेंशन डाइवर्ट होता रहे। सबसे पहली बात यह है कि चीन को जिस हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर हमारी डेवलपमेंट हुई, ये लास्ट 5 से 7 साल के अंदर रोड नेटवर्क बना, जो आपकी जो दौलताबाद ऑलरेडी रोड तैयार हो गई, उसके अलावा गलवान के अंदर सड़क बनी, उसके अलावा बाकी जगह जो आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको थ्रेट लग रही है अपनी जो काराकोरम हाईवे है उसके ऊपर। और उसको बचाने के लिए उसने कहा कि उसको डेस्क मिले, तो ताकि वो इसीलिए इस हिसाब से आया है इसके अंदर। दूसरा, आपकी जो दौलताबाद ओल्डी की सड़क है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए। और तीसरा, आपके ऊपर एक प्रेशर पॉइंट बनाने के लिए चशूल एरिया के अंदर, पैंगोंग के अंदर, कि भाई अगर आपने उसकी बातें नहीं मानी तो वो अपने फौज लेके इधर आ जाएगा। अब जिस हिसाब से हिंदुस्तान ने उसका मुकाबला किया, चीन को कतई भी ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इस हिसाब से मेरा मुकाबला होगा, इस हिसाब से जो है हिंदुस्तान की फौज मेरे आगे खड़ी होगी और इस हिसाब से जो पॉलिटिक्स आया है गवर्नमेंट ने वो होगा। राइट। गलवान में जब हुआ जो जिसके अंदर हमारे जो जवान शहीद हुए, उसके बाद जिस हिसाब से हमारा जो साउथ पैंगोंग और जो पेंगर लेक के इलाके के अंदर हमारी प्रीएम्प्टिव मूव्स हुए 29-30 अगस्त की रात का, उससे चाइना बिल्कुल अब एक हिसाब से स्टेलमेट में चला गया। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या वो लड़ाई की तरफ चले या इसको इधर स्टेटस को बना के बैठा रहे। राइट, मैं आता हूं अनिल गौर साहब, आपके पास दोबारा आऊंगा। कर्नल सतपाल राघव सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब प्लानिंग होती है तो एक मोटिव पीछे होता है। लद्दाख के अंदर आने का क्या मोटिव हो सकता है और जो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, क्या वही बैटलफील्ड की कहानी है या यहां पर कुछ और भी है जो शायद सिर्फ पीएलए के पास ही अभी पता है कि वो क्यों ये कर रहे हैं? जी देखिए, अगर हम आज वर्ल्ड ओपिनियन देखें, यूरोप, अमेरिका और साउथ एशिया के अंदर छोटे छोटे देश जो विरोधी स्वर में चाइना को आइसोलेट कर रहे हैं, उसका रीजन नंबर 1 कोविड, दूसरा विस्तारवादी नीति, और दूसरा चाइना के अंदर आप देखें कि उनका जीडीपी का कम होना नंबर 1, दूसरा पर्सन जो कंजप्शन पैटर्न कम होना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 3, जो चाइना के अंदर एक अलग पीएलए के अंदर भी एक आवाज आ रही है जो उनके भूतपूर्व सैनिकों ने कहा है कलमन के बाद पर्टिकुलरली, और वहां पे जो उनके परिवार वालों ने बोला है और सेना के अंदर भी जो सैनिकों को सम्मान नहीं मिला है, ये एक डाइवर्जन टैक्टिस है
चाइना की पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के की अगेंस्ट में, जिनपिंग साहब के पॉलिसी के अगेंस्ट में भी वहां पे एक विरोधी स्वर आ चुके हैं। तो ये डाइवर्जन टैक्टिक्स है। आप ये देखें, वॉर जो है फुल फ्लैज नहीं हो सकता। यस, वी कैन नॉट रूल आउट लोकलाइज एक्शन। लोकलाइज एक्शन से मतलब है कहीं पे छुटपुट घटनाएं ये कर सकते हैं। बाकी बॉर्डर हमारा अलर्ट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, नहीं, बॉर्डर हमारी तो अलर्ट भारतीय है, सेनाएं उस पर किसी को शक नहीं है। बॉर्डर अलर्ट है 24/7। जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही है, जो सेना के सूत्र बता रहे हैं, वो तो अलर्ट है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है पीएलए का लद्दाख में आने का? क्या लेह पर कब्जा करना है? जी, ये चाइना को बड़ा अच्छी तरह मालूम है। जो हमारी आपने जो 29, 30 और 31 को भी जो उसने ट्राई किया, उसको क्या जवाब मिला। वो ये चीज तो अब भूल जाएगा कि हमारी कहीं पे भी इनकर्शन करेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, आज हम ऐसी स्थिति में हैं जिससे वो घुटनों पे आ चुका है। घुटनों पे आने का मतलब यह है कि जो फ्लैग मीटिंग हुई है ब्रिगेडियर लेवल पे, जो टॉक भी हुई है, उस पे गिड़गिड़ा रहा है। राइट, मैं आऊंगा इस पर, आज कर्नल साहब मैं इस पर आऊंगा। लेकिन पूजा श्री, जो आपसे हम समझना चाहेंगे वो ये है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल लाइन एक है, फिर डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस सिचुएशन को एक और एंगल से देख रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो चाइना स्टडी ग्रुप के मेंबर है वो कंटिन्यूसली इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वर्ल्ड ओपिनियन इसका एक और पहलू जो है वो हमारे सामने है। आप किस तरीके से पीएलए की इस पूरी कार्रवाई को देखते हैं? अगरचे किसी तरीके से एंडोर्स के लायक नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने का मोटिव क्या है? देखिए, जैसे कि आप लगातार यही क्वेश्चन पूछ रहे कि चाइना का लद्दाख के अंदर आने का मोटो क्या है। मोटो चाइना का दो ही मोटो है, विस्तारवाद। वो तो आप क्षेत्रफल की नीति पे बात करोगे, या फिर आर्थिक स्थिति पे बात करोगे, या फिर आप आसपास की जो पोर्ट है उनको उन्होंने अपने अंदर ले रखा है पैसे देकर, छोटे छोटे पैसे देकर। जैसे पाकिस्तान को $6.7 अरब, श्रीलंका को $1.26, नेपाल को, बांग्लादेश को और सारी देशों को पैसे देकर हमर टोटा भी अपने अंदर ले रखा है। तो साथ ही साथ इनका विस्तारवाद की नीति जो है वो सिर्फ क्षेत्रफल की नहीं है, वो इंडिया को घेरना चाहते थे। और वो चाहते हैं कि वो पर्ल्स स्ट्रेटेजी, जो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, पर्ल्स स्ट्रेटेजी इट मींस एक ऐसा स्ट्रेटेजी होता है जहां पर आप एक क्षेत्रवाद की नीति से और समुद्र के तटीय नीति से आप किसी भी देश को घेरते हो। चाइना को पता है कि हम जिस तरीके से जो इंडिया है वो आत्मनिर्भर इंडिया बनने की कोशिश में लगा हुआ है, और हमारी जो जनसंख्या है और चाइना की जो जनसंख्या है, आमतौर पर मार्केट, एशिया मार्केट हमारे पास सबसे बड़ा है। तो चाइना हमेशा ही अपने आप को शक्तिशाली देश बनाना चाहता है। वो पैसे देकर दूसरे देशों को भी अपने अधीन रखना चाहता है, और इंडिया इस नीति में कहीं आगे है। इंडिया चाइना से पैसे लेने नहीं चाहते, और साथ ही साथ हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं। और चाइना का ये नीति रहा है कि किसी भी देश को स्वतंत्र मत रहने दो, या तो डिप्लोमेसी की तरफ से खेलो, या तो क्षेत्रवाद की नीति से उनको हड़प लो, या तो पैसे देकर उनको कर्ज में इतना डुबो दो कि श्रीलंका वाला हालत हो जाए कि आपको हमन टोटा आपको 99 साल के लीज पर देना पड़ जाए। तो चाइना की जो पहले तो संक्रमण फैलाने की और फिर अतिक्रमण की जो नीति है वो चाइना ने साफ तौर पर दिखा दिया गया है। और जैसे यूएनएससी की बात अगर हम करते हैं, तो यूएनएससी ने भी यही बताया है कि चाइना की जो नीति है वो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय पटल पे भी सामने आ गई है, और इस वजह से चाइना से पहले राइट पूजा, मैं पूजा बस रोक रहा हूँ, दोबारा आऊंगा आपके पास। बड़ा इंपॉर्टेंट पूजा ने एक पॉइंट कहा कि इंटरनेशनल सिनेरियो में जिस तरीके से भारत की स्ट्रेटजी आगे बढ़ रही है और भारत की प्लानिंग जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो रहमत, क्या ये एक बड़ा मसला है कि जब यूएन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, पिछले दिनों एक कमेटी का हेड, उससे पहले हमने हेल्थ कमेटी का हेड बने हैं, उससे पहले कुछ और कमेटीज़ के परमानेंट मेंबर्स हम बने हैं, डिस्पाइट कि चाइना की तरफ से हेक्टिक लॉबिज्म किया था कि भारत के लिए वो सारे रास्ते रोक दिए जाए, लेकिन एक के बाद एक रास्ता खोल दिया गया वहाँ पर। और जितने भी विश्व ताकतें हैं, आलमी ताकतें हैं, वो किसी न किसी तरीके से भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद ये एक बड़ा फेस ऑफ है जो वो डिप्लोमेटिकली फेलियर है और लद्दाख में हमें एंगेज करके रखना चाहते हैं। जी देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान को अगर किसी सबसे बड़े फैक्टर ने कामयाब बनाया है पूरी दुनिया पे एक बड़ा फेस बनाने में, पूरी दुनिया में एक बड़े चेहरे के तौर पर हिंदुस्तान को सामने लाने में,
वो टेररिज्म के खिलाफ वो आवाज़ है जो मुसलसल हिंदुस्तान की तरफ से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, चाहे यूएनएचआरसी हो, यूएनएससी हो, यूएन हो, हर जगह हिंदुस्तान की तरफ से टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। और सीधे तौर पर निशाना पाकिस्तान था, लेकिन दोस्ती चूंकि चीन से थी और चीन आड़े आ रहा था, चाहे मसूद अजहर हो या फिर जो ब्लैक लिस्ट करने का पूरा मामला था, रोकने वाला कौन था? सिर्फ चीन था। जो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही जो पाकिस्तान कर रहा था उसको रोक रहा था, उसके सपोर्ट में चीन था। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने ये पहली ईंट यहां से खड़काई जहां से चीन को नाकामी हाथ लगी आलमी प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद ये कोरोना वायरस आया जिसने चीन की छवि को पूरी दुनिया में खराब किया। हिंदुस्तान अपनी जगह पर इस पूरे मामले से लड़ने के लिए तैयार था, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो भी मुमकिन हुआ किया। लेकिन आलमी सतह पर हमने देखा कि चीन के खिलाफ जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर के आवाज उठने लगी, दबाव बढ़ने लगा, उस दबाव से निकलने के लिए चीन ने एक नई चाल चली। नई चाल ये चली कि अंदर कहीं चीन के अंदर से आवाज न उठने लगे, क्योंकि कई रिसर्च ऐसे आ रहे थे कि ये वायरस पैदा किया गया है, ये कई तरह से ऐसे सवालात थे जो शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे थे। तो चीन ने एक चाल चली कि डाइवर्सन के लिए, लोगों के दिमाग को हटाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ उंगली करने की कोशिश की। लद्दाख गलवान का जो वाकया था वो सारा का सारा एक कोशिश थी कि वहां के लोगों के जहन को हटाया जाए, लेकिन ये कोशिश ऐसा उसको सामने आया कि ये उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। चीन को अंदाजा भी नहीं था कि इतनी तेजी के साथ ग्लोबल सिनेरियो बदल जाएगा और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हिंदुस्तान के साथ आ जाएंगे और चीन अकेले अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब इससे निकलने के लिए कर क्या रहा है? कभी ताइवान को उंगली कर रहा है, कभी हांगकांग को लेकर के मसला उठा रहा है। मैं बस इसी पर आऊंगा, क्योंकि ताइवान और चाइना के बीच जो संबंध इस वक्त है वो सारे ये कह रहे हैं कि आने वाले 5-6 घंटे जो है वो काफ़ी क्रूशल है जी। जंगी सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चाइना की तरफ से जो एयर स्लॉटीज़ वहाँ पर हुई हैं वो किसी से छुपी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये दरअसल लद्दाख तो बहाना है, ताइवान पर दरअसल एक निशाना, क्योंकि ताइवान ने जिस तरीके से वहाँ पर कार्रवाई की इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, जिस तरीके से वहाँ पर सिचुएशन एराइज हो रही है, शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है हमारे साथ फेस ऑफ को लेकर यहाँ के, ताकि हम ताइवान को स्टैंड ना करें और ताइवान के मामले पर हम थोड़ा डिफेंसिव हो जाए। कर्नल सतपाल राघव, जो कुछ आज ताइवान से खबर आ रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया गया, सुबह से हम एयर जेट्स की कहानियां सुन रहे हैं, ताइवान लगातार कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर थोड़ी सी भी कार्रवाई हुई तो जनाब बहुत बड़ी तबाही होनी है। अमेरिका का स्टेटमेंट कल से लगातार आ रहा है। तो क्या मैं ये मानूं कि एक फ्रंट नहीं मल्टी फ्रंट पर चाइना खेल रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसने बैटिंग या फील्डिंग एक ही बेंच पर आनी करनी है, वो ताइवान होगा? जी, आप ये देखिए पिछले हफ्ते में तो चाइना का मार गिराया था उनके थर्ड सिस्टम। ये ताइवान की एक बहुत बड़ी फिक्री थी और बड़ा खुद ने जवाब दिया। चाइना ने उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका का फुल्ली सपोर्ट है ताइवान के सामने, ताइवान को फुल सपोर्ट कर रहा है। नंबर 3, जो अमेरिकन सीनियर ऑफिसर्स है और जो उनका अंडर सेक्रेटरी है, उनका भी विजिट एक बड़ा क्लियर मैसेज है वर्ल्ड को और चाइना को, वो उनके साथ खड़े हैं। नंबर 4, अगर आज जो एक्शन किया है उसका भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके आज सॉर्टी भरी है इन्होंने और वॉर ड्रिल भी कर रहा है चाइना वहां पे। तो ये चाइना को परेशान कर रहा है, लेकिन चाइना भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और खदेड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है ताइवान जैसे देश के लिए कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने डट के मुकाबला कर रहा है। और मैं ये चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी और छोटे देश हैं वो ताइवान को डायरेक्ट सपोर्ट में आए और इसको एक बहुत बड़ी विस्तारवादी नीति का एक इनको सबक मिले, ये ऐसा सबक मिले जो कि ये आगे से हिम्मत नहीं करेंगे। नंबर 2, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जो क्वेड, जो अमेरिका, फ्रांस, इंडिया और जापान का एग्रीमेंट है जी, जिसपे हम काम कर रहे हैं लॉजिस्टिक बेस, और अमेरिका के साथ हमारे 4 जो है और भी एग्रीमेंट्स है। हमको साउथ चाइना सी के अंदर वी शुड पुट प्रेशर। इसको मलक्का स्टेट के यहाँ पे जो इसका ट्रेड हो रहा है 80% जो शिपिंग जा रहे हैं, तो ये स्थिति
भी कंट्रोल की जा सकती है। इंडो पैसिफिक में भी अगर हम बहुत मजबूती से आगे आ जाते हैं तो इसको एक बहुत बड़ा ये सबक बड़ा मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कैप्टन अनिल गौर, हम देख रहे हैं कि कल से चाइना स्टडी ग्रुप की मीटिंग है। हम देख रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर लगातार ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं आर्मी ऑफिशियल से। तो ये साफ लग रहा है कि हमारी प्रिपेयरनेस जो बॉर्डर पर है वो किसी तरीके से भी कम नहीं है, और किसी भी मुकाबला से निपटने के लिए, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सोल्जर भी वहां पर है, मैन भी वहां पर है, मशीनरी भी वहां पर है, और सबसे बड़ी चीज जो है वो जज्बा है जो सबसे ज्यादा वहां पर दिख रहा है, क्योंकि लोकलों का पूरा साथ है। लेकिन जब मैं ऑन द होल इसको देखूं पीएलए के विजाविज, जिस तरीके से पीएलए जंग लड़ना चाहता है, और जो आज खबरें आ रही हैं पैंगोंग टीएसओ के अंदर कि वहां पर उन्होंने जंगी बोट्स जो हैं वो लगा दी हैं, वो काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ पेट्रोलिंग करना चाहते हैं, और हमारी जो जवान है वो भी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग पर उसको लगे हैं। और कुछ अभी जिस तरीके से सिचुएशन आ रही है कि अब आगे और मीटिंग होनी है, ये जो और मीटिंग होनी है कमांडर लेवल की, जिसको लेकर चाइना स्टडी ग्रुप ने क्लियरेंस दे दिया है, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि वहां पर बर्फ पिघलेगी और कुछ और बेहतर हो सकता है, कुछ टेंशन इज आउट हो सकता है उस कमांडर लेवल की बैठक में? इससे पहले हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की मीटिंग हुई, उसमें ज्यादा कुछ सामने नहीं आया। जो भी कमांडर लेवल की बातें हो रही हैं, जो भी कमांडर लेवल की बातें हो रही हैं, इसके ऊपर हल जो है सिर्फ इतना तक आएगा आपका कि जो कंसंट्रेशन में है, जो आईबॉल टू आईबॉल है, जो उनके बीच में जो है तनाव वो थोड़ा कम होगा। बाकी अगर आप कहें कि ओवरऑल स्थिति में कि चाइना जो है ये कमांडर लेवल मीटिंग के बाद में स्टेटस को एंटी पे चला जाएगा अप्रैल मई की स्थिति पे, वो नहीं होने वाला। वो जो है ये डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये जीपिंग के हैं, और जीपिंग के थ्रू अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के जो उनके चीफ हैं, आपको एक चीज याद नहीं चाहिए, जो उनका वेस्टर्न थिएटर कमांडर का चीफ है वो जीपिंग का ब्लू वर्ड बॉय है, और वो उसी के इशारे पे जो जितना कुछ कर रहा है वो सारा उसी के इशारे पे कर रहा है। बेसिकली जीपिंग ने जब अपने आप को चेयरमैन फॉर लाइफ बना दिया इसका सीसीपी का और पीएलए का, उस वक्त से उसकी विस्तारवादी नीति जो है, जो उसका सपना है कि चाइना को मैं फिर उसी हिसाब से बड़ा बना दूंगा जिस हिसाब से वो मिडिल किंगडम होता था। और चाइना की हिस्ट्री में माओ के बाद में मैं माओ से भी बड़ा एक लीडर कहलाऊंगा मरने के बाद। तो ये जो जीपिंग के अंदर एक कीड़ा आ गया हुआ है, यही चाइना की बर्बादी का कीड़ा है। और इसी की वजह से आप देखिए आज जो है चाइना जो है हिंदुस्तान के साथ तो उसको मुक्की खाने को मिल रही है अच्छी, और भी मिलेगी, बट बाकी जितने भी इसके स्टेट्स हैं साथ उस पर मैं आऊंगा, बाकी स्टेट्स को क्या करेंगे वो मैटर ऑफ उनका होगा। लेकिन जब वर्ल्ड लेवल सिनेरियो की बात होगी तब हम जरूर वहां बात करेंगे। लेकिन जब मैं लद्दाख की बात करता हूं और एलएसी की बात करता हूं तो वहां पर सिर्फ अभी यह है कि कमांडर लेवल की बात जी होनी है। कर्नल राघव, क्या आपको उम्मीद है कि कोई बर्फ पिघलेगी, पुश फॉरवर्ड होगा कुछ, जिस तरीके से हमने देखा था इससे पहले एक 30 जून से पहले जो मीटिंग एक हुई थी उसमें थोड़ी सी हमने देखी थी हलचल, डिसएंगेजमेंट थोड़ा सा ग्राउंड पर दिखा था, एक बफर जोन बना था, उसके बाद कोई ज्यादा बड़ी पेशरफ्त, कोई बड़ी मूवमेंट हमने नहीं देखी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हफ्तों हम बैठे मीटिंग्स की, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं निकला। जी देखिए, ये जो है जो अभी डिटेल्स मिला है कमांडर लेवल, चाइना को ये बहुत अच्छा मालूम है आज इंडियन आर्मी बड़ी मजबूत है, और एडवांस विंटर स्टॉकिंग इंडियन आर्मी ने कर ली है अपने ट्रूप के लिए। सप्लाईज की, सप्लाई मींस राशन, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, वॉरलाइक स्टोर्स और आर्म्स और अम्युनिशन की, मेडिकल्स, स्पेयर पार्ट्स और क्लोथिंग किट वगैरह की बड़ी उनको अच्छी तरह मालूम है जी। और हमारी तैयारी में बहुत अच्छी है, और फॉर्ड एरिया बेसिस के हम लोग सस्टेनेबल है। उनको ये भी मालूम है कि इंडियन आर्मी -50 में 1984 से ऑपरेट कर रही है, वो उन्होंने अपने मुंह से बोला है ये बात, सीजन और बैटल हार्डन ट्रूप्स है। तो अभी आप अगर चाइना का इतिहास उठा के देखें, ये कभी वॉर फ्रंट पे नहीं गए, सिर्फ इन्होंने ये किया है कि इस्लामी स्लाइसिंग
तो ये अभी जो बात होगी, ये इसीलिए चाइना एग्री कर रहा है और चाइना घुटने पे भी है कि कुछ ना कुछ डेफिनेटली, पहले भी उसने कहा था जब हमारा गलवान का इंसिडेंट हुआ था, थोड़ा उन्होंने रिलैक्सेशन, डिस एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट किया था, बट अभी जरूर करेगा। ये एक उम्मीद लगाई जा सकती है, बिकॉज दुश्मन को हमारी शक्ति का अभ्यास हो चुका है और हमारा फॉरवर्ड पोस्चर, फॉरवर्ड डोमिनेशन, हमारी लैंड फोर्सेस और एयर फोर्सेस राइट, पूर्वी लद्दाख से ठीक लेके है राघव साहब, पूर्वांचल तक मजबूत है, ठीक इसलिए है। बर्फ एक, पिघली। एक फटाफट से कमेंट आपका भी पूजाश्री आपका लेना चाहूंगा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के, जो हम कह रहे हैं कि देखिए हमने जो कुछ किया इसके बाद ऑन टोज है, घुटनों पर हैं जी पीएलए, और पीएलए के कहने पर हम बैठक कर रहे हैं। ये एक सच्ची कहानी है, पीएलए के इनविटेशन पर ही बातचीत हो रही है। लेकिन बातचीत के बाद जो ग्राउंड चेंज होना चाहिए था, जो रिफ्लेक्शन आनी चाहिए थी, वो रिफ्लेक्शन कहीं आपको नजर आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या कुछ आपको लद्दाख में दिखता है? क्या ये टाइम गेन है कि चलिए आप आते रहिए, हम बातचीत करते रहें, ताकि वर्ल्ड ऑर्डर के पास ये मैसेज आए कि चाइना बातचीत कर रहा है, भारत बातचीत कर रहा है और वो किसी और प्लान पे काम कर रहे हो? लगता है पूजा के साथ हमारा संपर्क कट गया, दोबारा से चलेंगे, इनके पास बात करेंगे। लेकिन रहमत फटाफट से जरा आपके पास आऊंगा, जो यही इशू है कि कमांडर कॉन्फ्रेंस होनी है जी। कमांडर कॉन्फ्रेंस से हम देख रहे हैं कि हफ्तों हम बैठे, मीटिंग हुई, चुशूल में हुई और दीगर जगहों पर हम ब्रिगेड लेवल की बातचीत होती रही है। अब एक और बार बातचीत है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि देखिए जिस पोजीशन पर हम आ चुके हैं, इस पोजीशन में अब कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, हम गेनिंग पोजीशन में। यही वजह है कि अब हालात बदलने की बातें हो रही है। क्या हवा बदल रही है पीएलए के अंदर? क्या सोच बदल रही है पीएलए के अंदर? क्या वो वापस जाएंगे, जिसका खुद ही अभी राघव साहब कहते हैं वो तो वापस जाने का नाम नहीं अभी ले नहीं रहे हैं? अगर अभी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं तो यकीन जानिए कि अगले 2 हफ्ते के बाद नाम लेना शुरू कर देंगे। सबकी नज़र अब सिर्फ और सिर्फ यूएन जनरल असेंबली के उस खिताब में है, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी होगी, ताइवान की तरफ से भी नुमाइंदगी होगी। अभी चूंकि हिंदुस्तान के साथ लड़ रहा था चीन, लेकिन ताइवान का मसला आगे बढ़ गया, इसलिए कि अमेरिका ने भरपूर सपोर्ट की और पिछले दिनों एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ। इसकी वजह से अब ताइवान फोकस में, हिंदुस्तान का मसला अभी लद्दाख पे जो सूरत हाल, एलएसी पर जो सूरत हाल है, उस पर प्रेशर ज़्यादा, वहाँ पर चीन को प्रेशर कम है, वो प्रेशर अब ताइवान की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अभी भी मामले को उलझाए रखेगा, इसलिए कि चीन को पता है कि इतनी जल्दी से अपने स्टैंड से वो पीछे नहीं आएगा और हिंदुस्तान तो पीछे आने को नहीं है जब तक कि 4 महीने पुराने वाली पोजीशन नहीं आएगी। तो यूएन जनरल असेंबली में आलमी सतह पर बाकायदा तौर पर एक अलग से कोशिश होगी कि इस पूरे मामले को ईज किया जाए, आसान किया जाए, और साथ ही साथ अमेरिका जो मुसलसल ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका भी कोशिश करेगा दबे लफ्जों में कि कहीं ना कहीं इस मसले को ठंडे बस्ते में रखा जाए, क्योंकि उनके पास अपनी सियासी गलियारों में अलग से वक्त उनको कम मिलता है ट्रंप की इंतजामिया को। तो ये अभी 2 हफ्ते और लगेंगे। ये बातचीत का सिलसिला हिंदुस्तान ने पहले दिन से कहा है कि हम दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं। ये बातचीत पिछले दो हफ्ते से, या फिर कहें कि वजीर खारजा की मीटिंग के बाद से मुसलसल मुलतवी थी। तो कल की मीटिंग में तय किया गया कमांडर लेवल की जो बातचीत है उसको जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाए, ताकि मसले का हल निकाला जाए हिंदुस्तान की। आपका कहना है कि देखिए जब यूनाइटेड नेशन का जनरल इजलास होगा, जनरल मीटिंग होगी, उस तक आपने इंतजार करना है, उसके बाद हवा भी बदलेगी और जमीन पर उसका असर भी दिखेगा। पूजाश्री, क्या आप भी ये मान रही है कि जब यूएन का सेशन शुरू होगा उसके फौरन बाद सिचुएशन चेंज होगी, उसके बाद हम लद्दाख के अंदर भी कुछ चीजें देखेंगी जो डिसएंगेजमेंट की हो सकती हैं, जो पीस मूव हो सकता है? यूएनसी की जो सत्र स्टार्ट होगी उसके बाद तो प्रेशर अभी से बनाया गया है, और वो प्रेशर काफी मुझे लगता है उसके पहले ही लद्दाख को सुधर जाना चाहिए और कुछ और देशों, ऐसा ना हो कि कोई और समझौते करने की नौबत आ जाए या कुछ और प्रेशर बनाने की नौबत आ जाए, क्योंकि इंडिया लगातार बातचीत करने की कोशिश पे लगा पड़ा है। और चीन की जो ये 2 तरफा चेहरा है, वो चीन खुद भी ये बताने में लगे पड़े हैं कि चीन बहुत शांतिवाद नीति को अपनाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अरुणाचल प्रदेश से बंदों को उठा कर ले जाते हैं और फिर उनको वापस घर की वापसी कर देते हैं और ये बताते हैं कि हमने कहीं ना कहीं भारत ने उनके ऊपर जासूस लगा रखा है, तो ये सब कहीं खारिज होती है बातें। चीन की हरकतों से पूरी दुनिया और पूरा देश जान चुका है कि चीन 2 तरफे 2 मुंहे सांप वाली जो रोल है वो अपनाए बैठा हुआ है। और यूएनसी के सत्र स्टार्ट होते ही
प्रेशर बनाने की पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े देश, जो कि रूस भी पहले चीन का दोस्त हुआ जी। करता था, आज वो भारत की सपोर्ट में है, तो वो खुद ब खुद ही एक प्रेशर बना पड़ा है। और चीन इसीलिए पहले चाहता है कि उसके पहले सत्र स्टार्ट होने के पहले ही कुछ ना कुछ हो जाए। मैं आता हूं आपके पास, आपने जासूसी हाँ, की भी बात की है, पॉइंट उस एक पर भी पे आ एक बड़ी जाए। बड़ी खबर आज दिन में आई थी, उस पर मैं जरूर अपने डिफेंस एक्सपर्ट से जानना चाहूंगा। लेकिन अभी की एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर क्या है जी? बड़ी खबर ये आ रही है कि टू वॉर फ्रंट पर लगातार हम बात कर रहे थे पिछले कई सालों से। बिपिन रावत जी ने यह कॉन्सेप्ट दिया था कि सिंगल वॉर फ्रंट नहीं बल्कि टू वॉर फ्रंट पर अपने सोचना होगा अगर कभी भी जंग होती है। तो उसको देखते हुए पिछले दिनों आर्मी के चीफ ने जम्मू कश्मीर जाकर सिचुएशन को एसेस किया था, लद्दाख भी गए थे। अब खबर आ रही है कि आर्मी ने एडिशनल डिप्लॉयमेंट, एडिशनल ब्रिगेड एक एलओसी के पास लगा दी है ताकि इन्फिल्ट्रेशन की जो खबरें आ रही हैं उसे रोका जाए। बड़ी खबर हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिशें की जा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसको रोकने के लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट तकरीबन 3000 के करीब लोगों को अब सरहद पर और लगाया जाएगा। एडिशनल डिप्लॉयमेंट होगी है, और ये एडिशनल डिप्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाई गई है क्योंकि सरहद पार से लगातार ये खबरें आ रही है कि इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाया जाए, हथियारों को कश्मीर के अंदर पहुंचाया। जैसे मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए से हथियार भेजे हैं, जो कभी हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर खबर देखते हैं और कभी हम ये देखते हैं कि आज जिस तरीके से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से खुलासा हुआ पुंछ राजौरी के अंदर। मैं अनिल गौर साहब आपके पास भी आऊंगा, राघव सर आपके पास भी आऊंगा, आपका कमेंट जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले रहमत कलीम फटाफट से ये बताइएगा, ये इन्फिल्ट्रेशन की खबरें क्या हम तक महदूद है या इंटरनेशनल मीडिया भी उसको मॉनिटर करके लिख रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ये इंटरनेशनल मीडिया में भी है, चूंकि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल दरअंदाजी कराने की कोशिश की जाती रही है और आज भी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन 3000 जो इजाफी डिप्लॉयमेंट हुई है, तैनाती हुई है, ये सिर्फ इसलिए कि इस साल बात करें सितंबर तक के 9 महीने में, जो आमतौर से पिछले साल के मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से दरअंदाजी कराई जाती रही है, इस साल अब तक के बहुत कम कामयाबी मिली है पाकिस्तान को अपने नापाक मंसूबे में। और अक्टूबर नवंबर में स्नोफॉल, बर्फबारी बहुत होती है, ऐसे में मुश्किलात दो तरफा हो जाती है। एक तो इंडियन आर्मी की बेदारी अपनी जगह, दूसरा है कि कुदरती मार, तो उस वक्त इन्फिल्ट्रेशन में बहुत ही मुश्किल, यानी तकरीबन रास्ते पूरी तरह से महदूद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ये होगी, पाकिस्तान के मंसूबे में ये शामिल है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉयमेंट कराया जाए, मिलिटेंटों की, दहशतगर्दों को भेजा जाए ताकि हिंदुस्तान में सूरत हाल को और जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को खराब किया जाए। तो वक्त कम है, इसलिए ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि बहुत जल्द कई महाज से कोशिश की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट के साथ ही कि किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन कराया जाए। इसीलिए इतना बड़ा फैसला लेते हुए 3000 इजाफी डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। अनिल, बहुत पैनी कैप्टन अनिल गौर, आप जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी को, जम्मू कश्मीर की सरहदों को जानते हैं, और जो सिचुएशन बन रही है वो ये है कि चाइना के कहने पर बड़ी चीज़ें पाकिस्तान से हो रही हैं, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां और चाइना का जो पीएलए के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच पिछले कई हफ्तों से लगातार ब्रीफिंग्स और मीटिंग्स भी हो रही है। क्या ये उसका नतीजा भी है कि 2 वॉर फ्रंट पर, बल्कि 2.5 वॉर फ्रंट पर तैयारी करने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की सरहदों पर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख की सरहदों पर भी? देखिए, भारत को ये जो थ्रेट है उसके ऊपर, ये 2 वॉर फ्रंट वाली, ये हमेशा रहेगी और इसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और अब जब से चाइना लद्दाख के अंदर आया है और उसके कहने पे अब पाकिस्तान भी यहाँ से जो है इन्फिल्ट्रेशन की तैयारियां कर रहा है, और इन्फिल्ट्रेशन आप देखें, जो जितना सीज फायर उल्लंघन हुआ है इस साल, और स्पेशली अगस्त से लेकर ये पिछले 3 महीने के अंदर, ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान फुल जोश कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो। साथ में आपको पता है सांबा सेक्टर से आपको एक टनल भी मिली है, क्योंकि जो अभी बीएसएफ ने डिस्कवर की, जिसको पाकिस्तान यूज करना चाहता था मिलिटेंट्स को अंदर भेजने के लिए। ऐसे ही कई और जरिए हैं, ड्रोन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो तैयार है वो। और ड्रोन एक ऑलरेडी आपने पता है कि अमृतसर के अंदर जो पंजाब इलाके के अंदर शूट डाउन किया है, और एक इधर भी कठुआ इलाके के अंदर भी शूट डाउन हुआ है। तो ये जो चीज है, पाकिस्तान ने वही करना है जो इसको चाइना से इशारा मिलना है, और उसको इशारा यही है कि भाई आप जो है प्रेशर यहाँ बिल्डअप करिए ताकि इंडियन आर्मी को जो है
डाइवर्ट, उसकी जो अटेंशन है डाइवर्ट करिए, उनकी जो पूरा तैयारी है, उनके जो ट्रूप्स हैं उसको डाइवर्ट करके रखिए, ताकि उनको एक ये लगे कि भाई दो टू और फ्रंट जो है हिंदुस्तान नहीं लड़ सकता, तो वो जो है लद्दाख के अंदर जो है जैसा चाइना कह रहा है उसको वो मान ले और उसी हिसाब से अपनी पोजीशनिंग मान ले। पर ये होने नहीं वाला, क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया है, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल विल जो है वो पूरी बदल गई है अब, और अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम जो है अपनी फौज को पूरा सपोर्ट करके इंश्योर करेंगे कि हिंदुस्तान की एक इंच जमीन भी जो है ना पाकिस्तान ना चाइना ले सके। बिल्कुल सिचुएशन बदल रही है, लेकिन कर्नल सतपाल राघव सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जो पूजा श्री बता रही थी कि देखिए अब जो है जासूसी का मामला भी है, और आज सुबह ही हमने देखा कि दिल्ली के अंदर कार्रवाई हुई जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारियों में कौन थे? एक जर्नलिस्ट, उसके साथ कौन था? एक चाइनीज, उसके साथ कौन था? एक नेपाली, एक चेन था। और क्या कहा गया कि एक सेंट्रल इंटेलिजेंस आने के बाद दिल्ली की स्पेशल सेल ने छापामार कार्रवाई की और इन अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स जो डिफेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो उनसे मिले और उन्होंने चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट को वो दिए थे। कितना खतरनाक ये है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एनआईसी पर कंप्यूटर्स पर छापामारी, हैकिंग हुई। उससे पहले हमने देखा कि बड़े बड़े लोगों के नाम आए जो चाइना की वॉच लिस्ट में थे। अब इस तरीके से स्पाइंग भी होगी, तो क्या हम जो अंदर का मैकेनिज्म है उसको पूरी तरह से सील नहीं कर पा रहे हैं, या चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट इतनी ज्यादा तेज है कि वो बहुत कुछ जल्दी जल्दी में कर बैठती हैं? जी, जो स्पाई आपने वो लद्दाख में भी आईएसआई के पकड़े गए हैं, और आज जो न्यूज चली है वो एनआईए ने भी पकड़ा है इनको। एक जयपुर में भी एक पकड़ा गया है। इनका जो स्पाई का है वो बहुत पकड़े जा रहे हैं, और दुश्मन जो है इस टाइम के अंदर ये भी एक वॉर का गेम होता है, गैदरिंग इंटेलिजेंस। इसके अलावा जो प्रॉक्सी वॉर आप देख रहे हैं बॉर्डर के अंदर, एस्केलेशन है, जो पहले भी हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि ये यूएन जब असेंबली का सेशन होता है तो पाकिस्तान पर्टिकुलरली इस टाइम एस्केलेट करता है, चाहे वो सीज फायर वायलेशन है, चाहे वो मिलिटेंसी है, और चाहे वो आईपी पे है, वहां पे एस्केलेट करेगा, क्योंकि वो यूएन में इस मुद्दे को लाइव रखना चाहता है, कश्मीर मुद्दे को। जी। नंबर 2, जो ये लद्दाख के एरिया में एक इनका एक गेम प्लान भी हो सकता है, क्योंकि दोनों हमारे दुश्मन हैं, और दोनों ही दुश्मन राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद देम। आप ये देखें चाइना के साथ 47-48, उसके अलावा हमारा जो ऑपरेशन हुआ 65, 71, 99, और चाइना 90-62, सुनरोम, हर जगह सिचुएशन, हर जगह कंटिन्यूसली जो हमने प्लान कर रहे हैं। जब हम आर्मी में रहते हैं, हम ऑलवेज जब टू फ्रंट पे काम करते हैं, टू फ्रंट की थ्रेट को लेके चलते हैं। इवन 71 के अंदर भी हमने जो है टू फ्रंट वॉर को लेके चला, जो चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट था। मैं आपके पास आता हूं सर, दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन बड़ा फटाफट से रहमत आपके पास आऊंगा, और उसके बाद एक आखिरी कमेंट आप सबसे लूंगा मैं। वो ये है कि जब हम स्पाइंग की बात करते हैं, और स्पेशली आज जिस तरीके से जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुआ है, फिर चाइनीज एक गिरफ्तार हुआ है, एक लेडी, फिर नेपाली एक गिरफ्तार हुआ, और उसके कब्जे से डॉक्यूमेंट मिले हैं जो पुलिस का दावा है। मैं ये मान लेता हूं सब कुछ हो सकता है, उसने लिखा भी, उसने बेचा भी, और उसने दिए भी। तो क्या ये यहीं पर चैप्टर को क्लोज करना है, या जो आदमी ये डॉक्यूमेंट दे रहा है इन ऑफिस, हाई प्रोफाइल ऑफिस, उस पर भी शिकंजा कसना चाहिए? आज तक हमने बहुत कम ये खबर सुनी कि ऑफिशियल सीक्रेट को किसी ने दिया, उस पर कार्रवाई हुई। आज तक सिर्फ इतना दिया कि कौन सामने था, किसको दिया, उसने लाया कहां से, उस दफ्तर वाले पर कितनी कार्रवाई हुई, उस अफसर को क्यों नहीं पकड़ा गया, उस अफसर की पूछताछ क्यों नहीं हुई, ये बहुत कम होता है। यहां पर आके हम चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या ये हाफ इन्वेस्टिगेशन है, या हम जानबूझकर इसको यहां पर रोक के छोड़ देते हैं?
जी बिल्कुल, इसे आप हाफ इन्वेस्टिगेशन ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस राजीव शर्मा को बताया जा रहा है कि आज़ाद जर्नलिस्ट था, फ्रीलांस काम कर रहा था, 2010 से काम कर रहा है, जो डिटेल बताई गई है स्पेशल सेल की तरफ से और जिसका एतराफ़ खुद राजीव ने किया है कि करीब 2010 से ग्लोबल टाइम्स के लिए काम किया, 2 बार मुलाकात हुई चीन के बड़े एजेंसियों के न्यूज़ एजेंसी के साथ, 2 बार मुलाकात हुई, एक बार सिंगापुर में मुलाकात हुई, एक बार चीन में मुलाकात हुई और दोनों बार डील हुई कि क्या क्या करना है, कैसे देना है। तो 2010 से 2020 10 साल तक के वो कंटिन्यू काम करता रहा और जो डिटेल दी गई है उसमें इंडो म्यांमार मिलिट्री कॉपरेशन को भी, इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर के, साथ ही साथ दलाई लामा की टोटल एक्टिविटीज को लेकर, डिफेंस में हिंदुस्तान क्या कुछ कर रहा है, डिप्लॉयमेंट कहां हो रही, इन तमाम जानकारियों को बाकायदा तौर पर बेचता रहा और उसको एक तरफ $500 मिलते रहे हर महीने के और साथ ही साथ 30 लाख पर स्टोरीज भी मिलते रहे, चूंकि स्टोरी लिखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हाफ इन्वेस्टिगेशन, ये इतने डॉक्यूमेंट्स जो निकले हैं, जो मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, ये कहीं ना कहीं ऑफिस के अंदर से कोई दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वो देने वाला कौन है। ये अकेले काम नहीं कर रहा है, जासूसी का ये तार बहुत लंबा है। एक नेपाली को पकड़ लिया, एक चाइनीज लेडीज को पकड़ लिया जो शेल कंपनी के जरिए पैसा इस तक पहुंचाती थी, पैसा पहुंचाने का काम इसका था। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स लाया कहां से, डॉक्यूमेंट्स मिल कहां से रहा है? डॉक्यूमेंट जब निकलता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये कहीं से तो निकलता है, कोई तो लीक करता है, कहीं और भी तो तार इसके हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन आज के दिन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फटाफट से एक लास्ट कमेंट जो कर्नल सतपाल राघव सर आपसे लेना चाहूंगा। जब मैं पैंगोंग त्सो की बात करता हूं, लद्दाख की बात को देखता हूं, तो खबर यह है कि दोनों तरफ से फौजें आमने सामने हैं और आज की जो बड़ी खबर आ रही है वो पैंगोंग त्सो के अंदर है। फिंगर 3 और फिंगर 4 पर जो सिचुएशन बनी है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, 4 से ज्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर दोनों फौजियों के दरमियान दूरी अब सिर्फ 400 से 500 मीटर तक रह गई है। ये फेस टू फेस जिसको हम कहते हैं, अब ये रियली फेस टू फेस है बहुत सारी जगहों पर। ये कितना खतरनाक अमन के लिए होता है, पीस के लिए होता है। जी, आज हम स्ट्राइकिंग रेंज में हैं, जो स्मॉल आर्म्स वेपन के एक दूसरे के साथ हम स्ट्राइकिंग रेंज पे हैं और आई बॉल टू आई बॉल है। पर्टिकुलरली जो पैंगोंग त्सो जो है वहां पे हम बहुत ही आमने सामने हैं। ये चाइनीज को बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनका जो सामने का गैरिजन है उस पे जो भी एक्टिविटी हो रही है वो हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल है उनके लिए और इसी के आप ये देखें, इसी चीज को डी एस्केलेट करने के लिए उन्होंने ये जो हमारी ब्रिगेड कमांडर लेवल की 7 डेज बात चली और इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। आज हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और ये चाइना को बहुत मुश्किल में कर दिया है, यही चाइना को घुटने में टिका रही है और हम सक्षम हैं और बड़े मजबूत से हैं। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल और मुखबरी, रिजांगला और रेचिंगला और जो हिंदुस्तान तिब्बत बोर्ड जो रोड है उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, जो मेन एक्सिस है लेह पे आने के लिए। राइट सर, मैं स्ट्राइकिंग रेंज पे है। राइट, ये तो एक अच्छा पॉइंट है जो आप बता रहे हैं कि देखिए हम अपर एंड पर है, स्ट्राइकिंग रेंज पर है। लेकिन कैप्टन अनिल गौर, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। जो बड़ी खबर डेवलप हो रही है, खबर ये डेवलप हो रही है कि जो वाई जंक्शन है दिप्सांग के अंदर और उसके साथ साथ तकरीबन 4 से 5 पेट्रोल पॉइंट्स ऐसे हैं, पेट्रोल पोस्ट ऐसे हैं जहां पर पिछले कई दिनों से पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पीएलए ने अपनी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी और वो अब पेट्रोलिंग नहीं करने के लिए इजाज़त दे रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली डेट इज़ 80 to 100 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। दिप्सांग क्या वाकई तौर पर पीएलए की नज़र में है? वो जो हम देख रहे थे लेक के आसपास वाला एरिया, वो हमें एंगेज करने के लिए था। दरअसल दिप्सांग पर वो काम करना चाहते हैं क्योंकि ये अगर उनके कंट्रोल में रहा तो बड़ी चीज़ें आसानी से वो चला सकते हैं अपने एरिया में। देखिए, जो ये दिप्सांग का एरिया है ये बेसिकली ये इसलिए इधर घुसे हैं कि एक तो नजर रख सकें आपके दौलताबाद ओडी की जो सड़क आपने बना ली है जी, आपकी निगरानी रखे। दूसरा, गलवान के अंदर जो सड़क बना ली है आपने उसके ऊपर निगरानी रखे। तीसरा, एक अपने काराकोरम हाईवे का डिफेंस जो है उसको डेप्थ मिल जाए। और चौथा, आप ऐसी कार्रवाई ना करें कि आप कल को हिंदुस्तान ये सोचे कि हम गिलगित बल्तिस्तान में जाके जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है कल उसके ऊपर भी थ्रेट बने। तो ये जो चीज चाहते हैं कि ये
जो वहां पे आके जापान के अंदर आके अपने वहां पे जितने उधर हाइट्स हैं उसको मॉनिटर, वहां से पोस्ट बना के मॉनिटर करते रहे कि अगर जरूरत पड़े तो वहां पे हमारी जो सड़क है दौलताबाग गोल्डी की, जी। उसको इंटरडिक्ट करके दौलताबाग गोल्डी को कट ऑफ कर दें। तो ये जो चीज है, ये थ्रेट जो है ये रहेगी जब तक कि चाइना वापस अपनी जो है पोजीशन पे ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल शिवपाल राघव साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, मेजर अनिल गौर साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, मैडम पूजा श्री मैडम बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और रहमत कलीम स्टूडियो से मेरे पास आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात 5 के पंच में बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि किस तरीके की सिचुएशन डेवलप हो रही है और क्या लद्दाख के आने का मकसद चीन का जंग है या जंग के पीछे की कोई और कहानी है। इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। आपको पल पल की खबर जो है वो लगातार बताते रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात होगी बैटल ऑफ लद्दाख की। और आज बात जब बैटल ऑफ लद्दाख में हम करेंगे तो एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने